हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। मैं हूं आपकी एजुकेटर प्रियंका। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस। यानी कि सक्सेस हासिल करने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं है। इट्स द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, हार्ड वर्क एंड लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। अपने फेलियर्स से सीखो, जो भी आप कर रहे हैं उसकी तैयारी करो, हार्ड वर्क करो। इन सब का मिला जुला जो मिश्रण है, परसिस्टेंस का, कंसिस्टेंसी, इन सब चीज़ों का जो मिला जुला मिश्रण है, उसी से मिलकर निकल कर आता है क्या? सक्सेस। अब जैसे एक केक बनाना है तो वो केक सिर्फ किसी एक इंग्रेडिएंट से नहीं बनता। हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इस इंग्रेडिएंट की वजह से ये केक बना है। उस केक को परफेक्टली बेक्ड केक है वही है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट्स का एक परफेक्ट सही मात्रा में कॉम्बिनेशन हो, राइट। और वो केक खाने में भी इतना टेस्ट लगता है। अब मैं आटा घोल के उसमें नमक डाल के तो केक नहीं बना सकती, बट हाँ हमें पता है कि केक बनाने में हल्का सा पिंच ऑफ सॉल्ट भी डलता है, ठीक है। शुगर इतनी क्वांटिटी में डलती है, अगर मैं उसमें चाशनी डाल दूं तो क्या वो केक बनेगा? नहीं ना। तो कोई भी शॉर्टकट नहीं है सक्सेस के लिए। ये बहुत सारी एफर्ट्स का, बहुत सारे प्रयासों का, पॉजिटिव थिंकिंग का, सब चीज़ों का मिश्रण है, ठीक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। अटेंडिंग द 4x5 गोरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स डायमंड जुबली सेलिब्रेशन वॉज अ होम कमिंग। बोल रहे हैं कि जो 4x5 गोरखा राइफल फ्रंटियर फोर्स की एक डायमंड जुबली सेलिब्रेट करी, उसको अटेंड करना ऐसे लग रहा था कि मैं अपने घर वापस आ गया। सैड इंडियन आर्मी इज नॉट रिक्रूटिंग दीज डाई हार्ड गोरखा फाइटर्स एनीमोर। बड़े दुख की बात है कि अब हिंदुस्तानी सेना जो है वो इन मर मिटने वाले जो लोग हैं, जो कुछ भी कर गुजरने से तैयार रहते हैं, गोरखा फाइटर्स, इनको अब रिक्रूट नहीं कर रहे हैं। अ हाराकिरी ऑफ सॉर्ट्स, जो कि एक किस्म की आत्महत्या है। The name and fame of legendary Gorkha warriors have risen meteorically due to the biopic on the Field Marshal Sam Bahadur Manekshaw। बोल रहे हैं कि ये जो गुरखा फाइटर्स का, गुरखा वॉरियर्स का नाम जो है, लेजेंडरी जो गुरखा वॉरियर्स, इनका जो नाम अब प्रसिद्ध हो रहा है, इनको इतना अब प्रसिद्धि मिल रही है। वो क्यों मिल रही है? क्यों? मेटियोरिकली मतलब तेजी से। वो इसलिए मिल रही है क्योंकि अभी फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के ऊपर आपको पता है एक बायोपिक बनी है सैम बहादुर करके, राइट। तो उस बायोपिक की वजह से इन गुरखा वॉरियर्स को भी लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। हुज ओन रेपुटेशन एज अ सोल्जर्स जनरल हैज ऑल्सो स्काईरॉकेटेड आफ्टर हिज बॉन्डिंग विद नेपाल्स गुरखा। बोल रहे हैं जिनकी खुद की जो रेपुटेशन है, समाज में जो कद है, वो और ज्यादा ऊंचा उठा, स्काईरॉकेट मतलब आसमान छूने लगा, जब उनका जो बॉन्ड है, उनका जो कनेक्शन है नेपाल के गुरखास के साथ में ज्यादा स्ट्रांग हुआ। तब उनको एक जनरल के तौर पे सोल्जर्स में और ज्यादा रेपुटेशन मिली। सैम नेवर एक्चुअली कमांडेड एनी गुरखा यूनिट। सैम मानेकशॉ जो है वो कभी भी असल में किसी गुरखा यूनिट के कमांडर नहीं रहे, उसको कमांड नहीं किया। स्टिल ही एंजॉयड द ऑरा एंड मैजिक ऑफ गुरखास। फिर भी उनके आश्चर्यचकित तौर पे उनके पास में एक ऑरा था, आभा थी, एटमॉस्फेयर था, किसका? गुरखा का, ठीक है। उनका जादू था, उनका मैजिक था। देख के शायद लोग समझते होंगे कि ये गुरखा की तरह बोलता है या उनकी तरह चलता है, कुछ भी, मतलब ऐसा कुछ ऑरा था उनके पास में, या उनके जो जज्बा था वो गुरखा लोगों की तरह था। Ask any army formation commander who his best troops are. Gurkhas is an instant response। बोल रहे हैं आप किसी भी आर्मी के फॉर्मेशन कमांडर से पूछिए कि आपके सबसे बेहतरीन टुकड़ी कौन सी है, तो वो यही जवाब देंगे, इंस्टेंट रिस्पॉन्स होगा गुरखा। गुरखा की टुकड़ी बेहतरीन टुकड़ी है, ठीक है। They have set records on battlefields and in peace टाइम। बोल रहे हैं उन्होंने बैटलफील्ड में, कि युद्ध के मैदान में भी रिकॉर्ड बनाया है, और जब शांति बहाली थी उस समय भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। बैक फ्रॉम विजिटिंग नेपाल लास्ट मंथ एंड माई पल्टन रियूनियन लास्ट वीक, आई शडर टू थिंक अबाउट द सैक्रिलेज इंडिया इज कमिटिंग बाय कंपेलिंग नेपाल टू सस्पेंड गुरखा रिक्रूटमेंट्स एज अग्निवीर्स। बोल रहे हैं कि अभी मैं नेपाल से वापस आया हूँ,
ठीक है, नेपाल गए हुए थे, वो नेपाल से वापस आए हैं और अब पिछले महीने वो नेपाल से वापस आए और पिछले ही हफ्ते अपनी पलटन की उनने रियूनियन जो है वहां से वो वापस आए हैं, ठीक है, वो अटेंड करी। तो मुझे शडर, मतलब मैं कांपता हूं ये सोचकर भी कि ये जो एक सैक्रिलेज बेसिकली होता है, किसी पवित्र जो भी धार्मिक स्थल होते हैं वहां के कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का जब आप उल्लंघन करते हैं तो उसको बोला जाता है सैक्रिलेज। तो बोल रहे हैं कि ये इंडियन गवर्नमेंट जो है इस टाइम एक धार्मिक उल्लंघन कर रही है, पवित्रता का उल्लंघन कर रही है, क्योंकि वो कंपेल कर रही है, मजबूर कर रही है नेपाल को कि वो गुरखा रिक्रूटमेंट्स ना करें अग्निवीर के तौर पर, ठीक है। Last month at the Chanakya Dialogue held at Manekshaw Auditorium, Nepali scholar and historian चिरांजुंग थापा noted, पूरे पिछले महीने चाणक्य डायलॉग हुआ जो कि मानेकशॉ ऑडिटोरियम में हुआ, वहां पे एक नेपाली स्कॉलर और हिस्टोरियन है चिरांजुंग थापा, उन्होंने ये बात कही, इंडिया शुड नॉट टेक नेपाल्स अग्नि परीक्षा, कि इंडिया को नेपाल की अग्नि परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। गुरखा एक्स सर्विसमैन और भूपुस एट पोखरा, बुटवाल, चेतवना, नेपालगंज एंड काठमांडू सेलिब्रेट जुबलीज। बोल रहे हैं कि जो गुरखा एक्स सर्विसमैन रहे हैं गुरखा के, वो लोगों की अभी एक क्या है कुछ जुबली सेलिब्रेट हो रही है, ठीक है। ये उन्होंने लोकेशंस बताई, इन सब लोगों की, इन सब जगहों की पे उनकी जुबली सेलिब्रेट की जा रही है। These sometimes parallel events reflect the burgeoning regimental spirit of 7 गुरखा रेजिमेंट्स। बोल रहे हैं ये लगभग जो समकालीन टाइम पे ये सेलिब्रेशंस हुए हैं, ये बढ़ते हुए जो रेजिमेंटल स्पिरिट है, सैन्य स्पिरिट है, किसमें 7 गुरखा रेजिमेंट्स को और 38 बटालियंस ऑफ द गुरखा ब्रिगेड उसको दर्शाता है। These get-togethers recall the Gurkha ex-servicemen's hand in protecting the territorial integrity of India। बोल रहे हैं ये जो छोटे छोटे गेट टुगेदर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये दोबारा रिकॉल करते हैं, याद दिलाते हैं कि कैसे गुरखा एक्स सर्विसमैन ने हैंड इन प्रोटेक्टिंग, उन्होंने कितना भागीदारी निभाई है हमारे देश की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, विच प्राइम मिनिस्टर मोदी himself acknowledged in Nepal's parliament in 2014 when he said, जिसको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वीकार करते हैं और उन्होंने भी स्वीकारा है जब 2014 में नेपाल की संसद में उन्होंने ये बात कही थी, In every war India has fought, Gurkhas have shed their blood, कि हिंदुस्तान ने जो भी जंग लड़ी है, जो भी युद्ध लड़ा है, उसमें गुरखाओं का खून भी बहा है। Any doubt about their loyalty or commitment to India is instantly removed when at an ex-serviceman's commemoration in Pokhara's Kantipur Party Palace in Ram Bazaar। बोल रहे हैं कि अगर हम इनके ऊपर कोई भी डाउट करें ना कि गुरखा लोगों की लॉयल्टी शायद हमारी तरफ है या नहीं है, तो ये डाउट तब हट जाता है जब हम कमेमोरेशन सेरेमनीज देखते हैं। कहाँ पे? पोखरा के कांतिपुरा पार्टी पैलेस में, जो कि राम बाजार में है, वहां पे एक्स सर्विसमैन का कमेमोरेशन देखते हैं, तब ये सारे जो डाउट्स हैं वो मन से निकल जाते हैं कि गुरखा वाकई में हिंदुस्तान के लॉयल सिपाही रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ में वो हमेशा लॉयल रहे हैं। आई एम द लकी वन, मैं एक बहुत लकी भाग्यशाली इंसान हूँ। आई सेल्डम मिस दीज इवेंट्स सिंस आई बिकेम अ वेटरन, क्योंकि जब से मैं वेटरन बना हूँ तब से मैंने कोई भी ऐसा इवेंट जो है मिस नहीं किया है। कभी कभार मैं, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने ये कोई इवेंट मिस किया है। लास्ट वीक 4x5 गोरखा राइफल, एक तो जो फौजी लोग होते हैं ना, उनको अपने जो पुरानी रेजिमेंट्स हैं, पुरानी यूनिट्स हैं, उनके जो इवेंट्स होते हैं उनमें जाने में बड़ा मजा आता है। मेरे फादर भी ना, उनको भी कहीं से भी यूनिट का इनविटेशन आए, उनको बड़ा मजा आता है जाने में। वो तो चले जाते हैं कि मेरे यूनिट का फंक्शन है, रेजिंग डे है, या फिर बेसिकली रेजिंग डे पे ही बुलाया जाता है, बड़ा खाना पे हर पे नहीं बुलाया जाता, बट रेजिंग डे है तो हमने जाना है। और टिप टॉप एंड तैयार होके, कोई नहीं बोल सकता कि 60+ ईयर्स के वो रिटायर्ड फौजी हैं, और एकदम टिप टॉप तैयार होके बस निकल जाते हैं जर्नी पे, और बहुत एंजॉय करते हैं वो कुछ दिन जो अपने
पुराने कलीग्स के साथ मिलना जो कि सारे लगभग रिटायर हो चुके हैं, बट वहां पे जाके इतना एंजॉय करते हैं, तो फौजी लोगों को बड़ा शौक होता है ये। लास्ट वीक 4x5 गुरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स, पॉपुलरली FOFIF, which was re-raised on 1st January 1963 after its demobilization end of World War II, celebrated its Diamond Jubilee। बोल रहे हैं पिछले हफ्ते क्या हुआ कि 4x5 गुरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स, जिसका प्रसिद्ध नाम है FOFIF, जिसको कि दोबारा से रेजिंग डे होता है किसी भी जो एक सैनिक टुकड़ी है, कोई यूनिट है, रेजिमेंट है, उसका जिस दिन निर्माण किया गया, जिस दिन उसको एक रेजिमेंट, एक यूनिट के तौर पे स्थापित किया गया, उसको बोला जाता है रेजिंग डे। ठीक है, तो रेज्ड, इसको मतलब पहले इसको ध्वस्त कर दिया गया होगा, फिर इसको दोबारा से बनाया गया। वो बनाया गया 1 जनवरी 1963 को, और इसको डिमोबिलाइज कब किया गया था? जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तो लास्ट वीक इन्होंने क्या किया? सेलिब्रेटेड अपनी डायमंड जुबली इन्होंने मनाई। Veterans from India and Nepal received this welcome note। जो इंडिया और नेपाल के जो इनके वेटरन्स आए, वेटरन्स मतलब जो एक्सपीरियंस यहाँ के जो लोग होते हैं, वो जब आए तो उनको वेलकम नोट में क्या मिला? वेलकम होम, इट्स बीन अ rather long wait, we have been yearning most intently for the diamond jubilee। कि उनको बोला कि आपका स्वागत है, अपने घर वापसी में आपका स्वागत है, बड़ा लंबा वेट रहा, बड़ा लंबा रास्ता, बड़ा लंबा हमने इंतजार किया। वी हैव बीन यर्निंग, यर्निंग मतलब तरसना, हम तरस रहे थे मोस्ट इंटेंटली, कि बहुत बेसब्री से, बहुत ध्यान से हम इस चीज के लिए तरस रहे थे अपनी डायमंड जुबली बनाने के लिए। टू हैव यू जॉइन अस एज वी क्रॉस दिस हिस्टोरिक माइलस्टोन, और आप लोगों ने हमें ज्वाइन करा जब हम ये ऐतिहासिक एक क्षण, ऐतिहासिक एक माइलस्टोन क्रॉस कर रहे हैं। टू रेमिनिस ओल्ड टाइम्स, जो कि हमें पुराने समय की याद दिलाता है। जब आपने हमें यहाँ पे ज्वाइन करा तो हमें पुराने दिनों की याद आती है। बास्क इन द ग्लोरी ऑफ बटालियंस ट्रायम्फ, मतलब जो एकदम हमारी जो जैसे धूप होती है, कड़कती धूप होती है, तो उसमें जब आप खुद को सेक रहे होते हैं, आप धूप का मजा ले रहे होते हैं, तो वैसा वो बता रहे हैं कि वो सिग्निफिकेंट है कि जब हमारी टुकड़ी जो है, हमारी बटालियन जो है, जब उसने विजय की धूप सेकी, जब उसने विजय का परचम लहराया, उन टाइम्स को हम याद करते हैं। टू लिव बिटर स्वीट मेमोरीज, यहाँ पे आज हम अपने पुराने कड़वे अच्छे बुरे दौर को याद करेंगे, अच्छी बुरी यादें साझा करेंगे। टू सेलिब्रेट आवर हीरोज, अपने हीरोज का हम यहाँ पे जश्न मनाएंगे, जो हमारे बहादुर सिपाही रहे, उनको याद करेंगे, उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको वीरता जो है उसके साथ में याद करेंगे। एंड टू रिडीम आवर प्लेज ऑफ डिवोशन टू आवर पल्टन, और आज हम दोबारा से दोहराएंगे, रिकवर करेंगे जो हमने शपथ ली थी अपनी पल्टन की तरफ, हमारी जो डिवोशन है, भक्ति है, उसके लिए। वी आर हैप्पी यू आर हियर, हम बहुत खुश हैं कि आप आज यहाँ आए। No other battalion in the history of Indian Army in its second avatar has won as many awards, citations and trophies as FOFIF। बोल रहे हैं कोई भी हिंदुस्तान की आर्मी में, इतिहास में कोई भी दूसरी इंडियन आर्मी की बटालियन जिसका कि दोबारा से रेज किया गया हो, री रेज किया हो गया, सेकेंड अवतार मतलब री रेज किया गया हो, उसको इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे साइटेशंस यानी कि क्रेडिट्स, इतने सारे उल्लेख दिए गए हों, इतने सारे ट्रॉफीज मिले हों जितने कि FOFIF को मिले हैं। I am one of the few left who joined Paltan on its reincarnation in Dehradun। बोल रहे हैं मैं उन कुछ लोगों में से हूँ जिन्होंने इस पल्टन को, इस टुकड़ी को उस समय में ज्वाइन किया था देहरादून में, जब इसका पुनर्जन्म हुआ था। रीइंकारनेशन मतलब पुनर्जन्म। In 1965 we broke the back of Pakistan's insurgency। बोल रहे हैं 1965 में पाकिस्तान की जो इंसर्जेंसी यानी कि विद्रोह था, हमने उसकी कमर तोड़ दी थी। In 1971 created history twice in Bangladesh with the first ever kukri attack। कुकरी एक तरह का औजार होता है, सिकल काइंड ऑफ थिंग, जो बेसिकली नेपाली लोगों के साथ में एसोसिएट की जाता है कि वो नेपाली जो गुरखा है उनका एक जो एक होता है ना नेटिव हथियार है। ठीक है,
तो बोल रहे हैं कि 1971 में हमने इतिहास रचा, जब 2 बारी हमने बांग्लादेश में इतिहास रचा विथ फर्स्ट एवर, जहां पे पहली बार खुखरी अटैक किया गया अतग्राम में, एंड द फर्स्ट एवर हेलीबॉर्न अटैक इन सिलहट, और पहली दफा यहाँ पे हेलीकॉप्टर द्वारा जो है एयरबॉर्न अटैक हुआ वहां पे, कहाँ पे, सिलहट में। स्पीयर हेडेड द जफना अटैक, हमने फिर क्या किया, लीड किया, स्पीयर हेडेड मतलब लीड करा जफना अटैक को, जो कहाँ हुआ, इन श्रीलंका विद IPKF foiled चाइनीज फॉरेस इन नॉर्थ सिक्किम, और हमने विफल किया चाइनाज का जो धावा था, चाइनीज आर्मी का जो धावा था नॉर्थ सिक्किम में, उसको भी लास्ट ईयर, पिछले साल, बैगिंग आर्मी चीफ साइटेशन, जिसके वजह से हमें आर्मी चीफ ने भी काफी प्रसिद्ध किया, काफी मतलब वाहवाही की हमारी। The prestigious International Cambrian Petrol Competition Trophy was also won. Space restricts listing all the laurels. बोल रहे हैं एक prestigious International कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन ट्रॉफी जो होती है वो भी हमने जीती, और भी बहुत सारे यहाँ पे इनके विजय मुकुट हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं किए जा रहे। बट विनिंग 3 MVCs क्या होता है, महावीर चक्र शायद है ना, इसी को बोलते हैं MVCs। 6 वीर चक्र, 3 पोस्थोमसली मतलब मरणोपरांत, जो किसी की डेथ होने के बाद उनको मेडल दिए जाते हैं उनको बोल जाते हैं पोस्थोमसली। 12 सेना मेडल्स, 12 सेना मेडल्स एंड 25 कमेंडेशन कार्ड्स फॉर गैलेंट्री अलोन इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ 60 years, और उसके बाद में 25 इनको क्या मिले हैं, कमेंडेशन कार्ड्स मिले हैं, ठीक है। और कब मिले, फॉर गैलेंट्री यानी कि अदम्य जो इनने जज्बा दिखाया है बहादुरी का, उसके लिए मिले हैं बहुत थोड़े से 60 साल के समय के अंतराल में। इज बोथ हिस्टोरिक एंड इनवायबल, ये दोनों ही चीजें बहुत ऐतिहासिक हैं, और मतलब दूसरी जो पलटनें हैं वो ईर्ष्या कर सकती हैं इनसे, बहुत अट्रैक्टिव है, ठीक है। Nearly 200 retired and serving officers and families came for the grand reunion. लगभग 200 रिटायर्ड और सर्विंग ऑफिसर्स वहां पे मौजूद थे अपने अपने परिवारों के साथ में इस इतनी बड़ी रियूनियन के लिए। 300 गुरखा ex servicemen with families converged in several buses from different parts of Nepal. 300 गुरखा ex servicemen को उनके परिवारों सहित कहाँ मिला गया, कहाँ पे, अलग कई सारी बसों में, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेपाल। दे वर द स्टार अट्रैक्शन ऑफ होम कमिंग, इस घर वापसी के स्टार अट्रैक्शन थे वो। These diminutive fighters regaled one another with battle tales, तो ये जो इतने डिमिनिटिव फाइटर्स मतलब जो गुरखा लोग होते हैं वो कद के छोटे होते हैं, राइट। तो ये जो छोटे कद के फाइटर थे, लड़ाके थे, ये क्या करते थे, ये मनोरंजन करते थे एक दूसरे का, अपने अपने किस्से, अपने अपने युद्ध की कहानियां सुना के, while referring to each other by the last 2 digits of their army number at the time of recruitment। अब जिस टाइम पे इन लोगों का रिक्रूटमेंट होता है उनको एक आर्मी नंबर दिया जाता है, जो आपने कई सारी मूवीज जो देखी होंगी उसमें भी देखा होगा कि इस तरीके की एक चांदी का कुछ कॉइन टाइप होता है, उसके ऊपर उनका नंबर लिखा होता है, जो कि वॉर के टाइम पे और जब भी उनकी डेपुटेशन होती है उस टाइम पे उनको अपने गले में पहनना होता है, जिसके जरिए, इस नंबर के जरिए उनका आइडेंटिफिकेशन होता है कि युद्ध के दौरान में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, वहां पे शहीद होते हैं लोग, तो उनको इन नंबर के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है। बिकॉज सपोजिंगली मेरी यूनिट वहां पे थी, मेरी यूनिट के सारे योद्धा जो हैं, फौजी जो हैं, वो शहीद हो गए। दूसरी यूनिट आई, वो लोग मुझे पर्सनली नहीं जानते कोई भी, ठीक है, तो वो मेरे यूनिट के लोगों को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आप बोलेंगे ऊपर नाम लिखे होते हैं, नाम तो लिखे होते हैं बट नाम एक जैसे बहुत सारे होते हैं, बट बोलते हैं ना यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो ये जो नंबर होते हैं ये भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होते हैं। तो ये लोग जो अपनी कहानियां सुना रहे थे तो एक दूसरे को किससे रेफर कर रहे थे, नाम से नहीं बुला रहे थे, जो रिक्रूटमेंट के टाइम पे इनको डिजिट दिए गए थे उसके लास्ट 2 डिजिट से एक दूसरे को रेफर कर रहे थे। हे 40 यानी कि 44 मलाई चिन्हियो
मतलब कि क्या तुम मुझे रिकॉग्नाइज करते, यू रिकॉग्नाइज मी। एंड द 44 वुड से, और जो 44 था 44 था वो बोलता है किन्ह न चिन्हे, वाई वुड आई नॉट रिकॉग्नाइज यू। सिमिलरली 55 55, दिस गुफा कॉन्वर्सेशन इज लिबरली स्प्रिंकल्ड विद ओल्ड मॉन्क, कि ये जो हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं ये अब ओल्ड मॉन्क के साथ में कर रहे हैं। नाउ डेज रिस्पॉन्सिबली इम्बाइब्ड बाय द गुरखास, जो कि आजकल के दिनों में सिर्फ गुरखास द्वारा मतलब पी जाती है बड़ी जिम्मेदारी से। मंदिर परेड विद पूजा, मंदिर परेड एक होता है जहां पे पूजा वगैरह की जाती है। हवन एंड आरती इज द स्टार्ट, ये सब शुरुआत की गई, इससे शुरुआत की गई। द बहुन बाजे, ब्राह्मण प्रीस्ट ब्लेसेस ऑल ड्यूरिंग देयर फर्स्ट फेस टू फेस मीटिंग आफ्टर ईयर्स, इन्होंने इन सबको आशीर्वाद दिया, ब्राह्मण ने पूजा करी, आशीर्वाद दिया सबको, जब पहली दफा ये लोग एक दूसरे के साथ सालों बाद, शायद दशकों बाद मिले, इवन डेकेड्स। पागल जिमखाना इज अ ट्रेडिशनल आफ्टरनून ऑफ फन, गेम्स होते हैं, तंबोला खेला जाता है, खाना पीना होता है, ठीक है। तो गैम्बलिंग, ईटिंग नेपाली फूड एंड ऑफ कोर्स कंज्यूमिंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रोपेलेंट्स, बोल रहे हैं यहाँ पे क्या किया जाता है, गैम्बलिंग की जाती है, नेपाली खाना खाया जाता है, और बहुत सारा मात्रा में यहाँ पे फ्यूल वगैरह, मतलब बहुत सारा मात्रा में यहाँ पे खाना पीना ये सब चीजें होती हैं। The not so pagal gymkhana is the perfect place to chat with burhos from Nepal and their families. एक होता है पागल जिमखाना, एक होता है नॉट सो पागल जिमखाना, जहाँ पे आप जो सोबर लोग हैं, जो नहीं पीते खाते, आप उनके परिवार या फिर उनकी जो फैमिलीज हैं वो वहाँ पे खाना पीना कर रहे होते हैं। Every regiment has its colonel, द सीनियर मोस्ट सर्विंग जनरल ऑफिसर, कर्नल बोलते हैं ना, कर्नल साहब, तो वो कर्नल भी होते हैं वहां पे हर एक यूनिट में, हर एक रेजिमेंट में अपने, और जो कि क्या होते हैं सबसे सीनियर ऑफिसर होते हैं। ही होस्टेड द ऑफिसर्स टू अ लाविश डिनर, उन्होंने वहां पे अपने जगह पे जो भी उनका मेस होता है वहां पे उनने अपने ऑफिसर्स के लिए बहुत शानदार एक डिनर आयोजित किया। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल दलबीर सुहाग इज अ सन ऑफ द बटालियन, बोल रहे हैं जो फॉर्मर आर्मी चीफ हैं जनरल दलबीर सुहाग, वो भी हमारी बटालियन के ही बेटे हैं। ही वॉज प्रेजेंट ग्रीटिंग एवरी वन ऑफ द 500 और सो गेस्ट, वो वहां पे मौजूद थे और प्रत्येक 500 गेस्ट को या उससे भी ज्यादा गेस्ट को उन्होंने खुद वहां पे ग्रीट करा। One evening we were all treated to a Himachali feast of food and all the eating and drinking were adding calories. और एक शाम को हमें वहाँ पे हिमाचली भोज कराया गया, खाना खिलाया गया और हर कोई वहाँ पे खा रहा था, पी रहा था और अपनी कैलोरीज बढ़ा रहा था। The Peace D Resistance was the Diamond Jubilee dinner at Pfeffer's Mess. बोल रहे हैं पीस डी रेजिस्टेंस मतलब कि मुख्य आकर्षण जो था वो था डायमंड जुबली डिनर जो पिफर्स मेस में वहां पे दिया गया, विच लिट अप आउटशाइनिंग द रेसिना हिल ड्यूरिंग द बीटिंग रिट्रीट, जो कि एकदम जगमगा उठा। जब क्या हुआ वहां पे, एकदम जो बीटिंग रिट्रीट होता है ना, वो उसका आयोजन, वो एक म्यूजिकल आयोजन होता है, वहां पे बैंड वगैरह बजाया जाता है और थोड़ा मार्च पास्ट के साथ में जब आप 26 जनवरी की परेड वगैरह देखते हैं उसके बाद में भी आप देखेंगे बीटिंग रिट्रीट एक कार्यक्रम होता है जिसमें जो भी रेजिमेंट्स, जो भी यूनिट्स ने वहां पे परेड में पार्टिसिपेट किया होता है उनको एक तरीके से विदाई भोज दे रहे होते हैं और जो विनर्स होते हैं अवार्ड्स के उनको विदाई दे रहे होते हैं कि अब आप यहाँ पर आए, हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं और अब मतलब आप अपने घर सलामती से पहुंच जाएं, इसकी हम दुआ करते हैं, ऐसा करके कुछ। A film depicting the battalion's milestones is excellently choreographed. एक पिक्चर दिखाई गई जिसमें कि जो इस बटालियन के जो बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट्स थे उन सबको बहुत उम्दा तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया। प्रेजेंटेशन ऑफ पेंटिंग्स ऑफ डिफरेंट बैटल्स फॉलोज, फिर उसके बाद में अलग अलग बैटल्स की डिफरेंट पेंटिंग्स दिखाएंगे। द कल्मिनेशन इज द अनवीलिंग ऑफ द डायमंड जुबली ट्रॉफी, जो यहाँ पे एंड था, पीक जो था इस पूरे इवेंट का वो था जो डायमंड जुबली ट्रॉफी का यहाँ पे रिवील किया गया वो। द नेक्स्ट मॉर्निंग्स रेथ लेइंग इज अ पाइग्नेंट एज कंफर्टिंग द वीर नरिस ड्यूरिंग द सैनिक सम्मेलन,
बोल रहे अगली सुबह क्या हुआ, एक पुष्पांजलि दी गई, किसको, जो कि बहुत ही मार्मिक थी, बहुत ही हार्ट टचिंग थी और कंफर्टिंग थी। किनको दी गई, वीर नारीज को दी गई ड्यूरिंग द सैनिक सम्मेलन के दौरान में। बड़ा खाना is letting the hair down with gusty notch followed by an innovatively illuminated band concert। बड़ा खाना क्या होता है, बेसिकली पूरी रेजिमेंट, उनकी फैमिली, सब लोग इकट्ठे होते हैं वहां पे, कुछ प्रोग्राम्स, फंक्शंस, बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई पर्सन है, फौजी है जिसको गाने वाने का शौक है, डांस वगैरह का शौक है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। मैंने खुद बड़ा खाना में बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स लिए हैं म्यूजिक में। तो वहां पे एक तरीके से गेट टुगेदर होता है सभी फैमिलीज का, साल में एक बार होता है। तो खाना वाना होता है, गेम्स खिलाए जाते हैं वुमेन को, बेसिकली कि वो इंगेज हो सब, क्योंकि एक यूनिट होती है, उसके अंदर भी अलग अलग क्या होते हैं, पार्ट्स होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं यूनिट के अंदर भी। ये फलानी बैटरी है, ये धमाकी बैटरी है, अलग अलग बैटरीज होती हैं, ठीक है। अब ये वो सेल वाली बैटरीज नहीं है जो हम यूज करते हैं, ये बेसिकली उनको पूरी यूनिट को 4 टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो वो काफी इंटरेस्टिंग। तो बोल रहे हैं कि ये जो बड़ा खाना था वो लेटिंग द हेयर डाउन, मतलब कि वो एक आराम करने वाला रिलैक्सिंग माहौल था, जहां पे क्या किया गया, बहुत ज्यादा गस्टी, मतलब तेज क्या किया गया, नॉच परफॉर्म किया गया। नॉच मतलब एक तरीके का डांस फॉर्म होता है। फॉलोड बाय एन इनोवेटिवली इल्यूमिनेटेड बैंड कंसर्ट, फिर उसके बाद में बहुत ही ज्यादा जगमगाने वाला बैंड कॉन्सर्ट किया गया। द नाइट वोंट एंड सिंगिंग एंड डांसिंग टू खेमराज गुरुंग्स इमॉर्टल वारी जमुना पारी जमुना। बोल रहे हैं कि ये जो नाइट थी ये बिल्कुल भी अंत नहीं हो सकता था इसका बिना एक खेमराज गुरुंग है, उनका एक कभी ना मर सकने वाला अमर वाला एक गीत है, वारी जमुना पारी जमुना। इस गाने के ऊपर डांस और किए बिना, इसको गाए बिना तो ये रात खत्म हो ही नहीं सकती थी। आई एम रिटर्निंग टू नोएडा, अब मैं नोएडा वापस जा रहा हूँ विद एडिशनल बैगेज, और मेरे पास में बहुत ज़्यादा भार है, नॉस्टैल्जिया, उदासीनता है, बट फीलिंग 10 years यंगर। लेकिन इतना सारा बोझ होने के बावजूद, इतना सारा उदासीन होने के बावजूद मैं अपने आप को बड़ा तरोताज़ा, एकदम नौजवान फील कर रहा हूँ। 10 साल जवान तो फील कर ही रहा हूँ एटलीस्ट। दैट्स द मैजिक ऑफ द रियूनियन, ये है जादू एक रियूनियन का। एंड द FOFIF मोटो ऑफ काफिर हुनो मरनू जाति, और जो FOFIF का मोटो है, हर एक जो भी बटालियंस हैं, जो भी यूनिट्स हैं, उनका एक मोटो होता है, कुछ ना कुछ एक वॉर क्राई होता है, ठीक है, जो हमने उरी में भी देखा होगा। तो ऐसे वॉर क्राइज होते हैं। इनका मोटो क्या था, काफिर हुनो मरनू जाति, यानी कि बेटर टू डाई दैन टू बी अ कावर्ड, यानी कि एक डरपोक होने से बेहतर है कि आप युद्ध के मैदान में लड़ जाओ या मर जाओ, एक डरपोक होने से बेहतर है कि आप मौत को गले लगा लो, ठीक है। तो ये उनका बैटल क्राई था। तो वो चीजें, इन सब चीजों ने उनको दोबारा से तरोताजा कर दिया, जो राइटर है उनको तरोताजा कर दिया। काफी लंबा पैसेज था, आई होप आपको क्लियर होगा। एक बार इसकी वोकैब जरूर पढ़ लेना, काफी सारे नए वर्ड्स आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे, ठीक है। और कहीं पे भी आर्मी के इतिहास के बारे में बताते वक्त मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ करना, मुझे उतना ही पता है जितना मैंने वहां पे जिया है, अपने फादर के साथ में रहते हुए देखा है, ठीक है। What is the tone of the passage? तो टोन ऑफ द पैसेज आपको कैसी लग रही है? वो गर्वित महसूस कर रहे थे अपनी पुरानी यादों को ताजा करके, उनको प्राउड फील हो रहा था कि हमारी यूनिट ने इतनी सारी ट्रॉफीज जीती हैं, इतने सारे कॉलेज जीते हैं, और उनको वहां पे माहौल कैसा था, सेलिब्रेशन का था। तो क्या हो गया, मेलंकली और रिग्रेटफुल तो नहीं है, प्राउड एंड सेलिब्रेटरी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? तो पैसेज की मेन थीम क्या है, द पॉलिटिकल डायनेमिक्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। इंडिया और नेपाल के पॉलिटिकल रिश्ते हमने यहाँ पे डिस्कस करे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। द हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स एंड वैलर ऑफ द गुरखा राइफल्स, ऑप्शन बी इज करेक्ट, कि उनका ऐतिहासिक अचीवमेंट्स क्या रही हैं, उनका क्या वैल्योर रहा है, क्या उनका जो बहादुरी रही है वो क्या रहा है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What notable achievement distinguishes the 4x5 Gurkha Rifle Frontier Force, also known as FOFIF, in the history of the Indian Army?
बोल रहे हैं क्या मुख्य अचीवमेंट्स हैं जो कि 4x5 गुरखा राइफल्स फ्रंटियर फोर्स को इंडियन आर्मी के इतिहास से अलग करती है। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी ऐसी यूनिट नहीं है इतिहास में जो कि सेकंड बार जब स्थापित की गई हो उसके बाद उसने इतने सारे अवार्ड्स जीते हों। ठीक है, दे वर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस हेलीकॉप्टर वॉरफेयर। ऐसा नहीं है वो पहले नहीं थे, बट उन्होंने उस दौर में पार्टिसिपेट करा था जब पहली दफा हेलीकॉप्टर वॉरफेयर बांग्लादेश में इस्तेमाल किया गया था। They have won the highest number of awards, citations and trophies in their second avatar. Option B is correct. Which statement accurately reflects the relationship between Field Marshal Sam Manekshaw and Gurkha soldiers? तो ये है कि उनका रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग था, हालांकि उनने कभी भी डायरेक्टली उनको कमांड नहीं किया, बट स्टिल उनको गुरखा के साथ में कनेक्शन के बाद में एक बेहतर जो है सोल्जर के तौर पे, बेहतर कमांडर के तौर पे देखा जाता था। सैम मानेकशॉ वॉज अ गुरखा सोल्जर हिमसेल्फ। इनकरेक्ट है। डिस्पाइट नेवर कमांडिंग अ गुरखा यूनिट, सैम Manekshaw was highly respected and admired by the Gurkha soldiers. Option B is correct. What can be inferred about the achievements of the FOFIF battalion from the passage? बोल रहे हैं कि हम ये जो FOFIF बटालियन की अचीवमेंट्स के बारे में कौन सी बात है पैसेज में से जो हम यहाँ पे समझ सकते हैं। द FOFIF बटालियन मेनली एक्सेल्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। इनकरेक्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन का तो कोई लेना देना ही नहीं था उससे। द बटालियंस अचीवमेंट्स आर लार्जली इन नॉन कॉम्बैटिव रोल्स। इनकरेक्ट है। कॉम्बैटिव रोल्स में उनने हिंदुस्तान का कंधे से कंधा मिला के साथ दिया है। FOFIF is a newly formed battalion with a few newly नहीं formed है, काफी पुरानी है, लगभग 60 साल का समय हो चुका है और सेकेंड टाइम फॉर्म हुई है। ठीक है, तो बहुत ही ज्यादा पुरानी है। दूसरे बार जो दोबारा रीफॉर्म हुई है अगर उसको भी कंसिडर करें तो भी लगभग 60 साल पुरानी है, और जब फर्स्ट टाइम फॉर्म हुई थी तो उससे तो और भी ज्यादा पुरानी है। FOFIF has a distinguished history of combat achievements and has received numerous awards and citations for its gallantry. बोल रहे हैं FOFIF ने बहुत ही उम्दा हिस्ट्री रही है उसकी कॉम्बैट अचीवमेंट्स की, और उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स और प्रसिद्धियां और गैलेंट अपने वैलर के लिए, अपने बहादुरी के लिए उन्होंने बहुत सारे अवार्ड्स, बहुत सारी ट्रॉफीज, बहुत सारे मेडल्स उन्होंने पाए हैं। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Based on the passage, what can be inferred about the nature of the reunion event of the FOFIF battalion? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार हम क्या बात समझ सकते हैं कि ये जो FOFIF बटालियन के रियूनियन थी इसका नेचर कैसा था। It was a somber event focusing only on battalion's military operation। ऐसा नहीं है, उसके मिलिट्री ऑपरेशंस के ऊपर ही नहीं ये पूरा डिपेंडेंट था। ये एक काइंड ऑफ गेट टुगेदर था जहाँ पे सेरेमनी थी, फेस्टिवल्स थे, कल्चरल सेलिब्रेशंस था, बड़ी सारी चीजें थी। द इवेंट वॉज एक्सक्लूसिव टू एक्टिव मिलिट्री पर्सनल। इनकरेक्ट है। रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स, पर्सनल सबको बुलाया गया था, उनके परिवारों तक को बुलाया गया था। द रियूनियन वॉज अ ब्लेंड ऑफ सेरेमोनियल एंड फेस्टिव एक्टिविटीज इंक्लूडिंग कल्चरल सेलिब्रेशंस एंड रेमिनिसिंग। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इन सभी चीजों का मिश्रण था ये रियूनियन। ठीक है। चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड प्रेस्टिजियस एज यूज्ड इन द पैसेज। तो प्रेस्टिजियस का मतलब क्या होता है? प्रेस्टिजियस का मतलब होता है बड़ा ही रिस्पेक्टेड, एक्लेम्ड। ठीक है, तो ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर यहाँ पे इनकरेक्ट है। रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब भी होता है प्रसिद्ध। ठीक है, हाईली रिस्पेक्टेड। सो ऑप्शन बी रिनाउंड इज करेक्ट। क्वेयर पिच, क्वेयर पिच का मतलब होता है किसी दूसरे का कुछ करने का जो मौका है उसको गवा देना। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, हमारे कॉलेज में हो रहे थे प्लेसमेंट्स। ठीक है, तो हमसे पिछले साल जो प्लेसमेंट हुए थे उसमें एक कंपनी आई थी हैवेल्स करके। तो उस कंपनी में 4 कैंडिडेट्स प्लेस हुए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से, बट प्लेसमेंट होने के बाद में, फाइनल ईयर के बाद में जब उनको ज्वाइनिंग का मौका आया तो वो चारों के चारों कैंडिडेट्स ने ज्वाइन नहीं करा। और क्या हुआ, उन चारों के चारों कैंडिडेट्स चले गए अपनी अपनी कोचिंग करने, कोई MBA करने, कोई कुछ करने। ठीक है, बट वो 4 कैंडिडेट्स नहीं किया।
उसका नुकसान ये हुआ कि हेवल्स ने हमारे कॉलेज को ब्लैक लिस्ट कर दिया कि भाई इस कॉलेज से बच्चे नहीं लेने, शायद ज्वाइन ना करें, राइट। क्योंकि एक कोई भी कंपनी रिक्रूटमेंट ड्राइव अपनी चलाती है तो उससे क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। तो वो इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी अगर वो बच्चे ज्वाइन ना करें तो उस कॉलेज को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि आगे आने वाले जो बच्चे थे जिनने एक्चुअल में, देखो उनने दो नुकसान किए। एक तो जिस साल में वो थे, सपोज करो कि वो थे 2014 में, ठीक है, तो 2014 के बैच के और कोई 4 डिजर्विंग कैंडिडेट्स और ज़रूरतमंद कैंडिडेट्स जो वाकई में ज्वाइन करना चाहते थे, उनका चांस गया, ठीक है। दूसरी चीज़, उसके बाद में 2015 के बैच, या जब तक हमारे उस कॉलेज के ऊपर ब्लैक लिस्ट का वो टैग लगा रहा, तब तक के जितने भी बैचेस आने वाले थे, उनमें जो भी स्टूडेंट्स हेवल्स कंपनी को ज्वाइन करना चाहते थे, उनके चांसेस भी गए। तो क्वियर पिच का मतलब किसी दूसरे का मौका जो कुछ कर सकता है उसको खराब कर देना। मेक अ वियर्ड रिक्वेस्ट, कुछ अजीब सी रिक्वेस्ट करना। मेक अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस, act out of normal, spoil somebody's chance of doing something, ऑप्शन डी इज करेक्ट। किसी दूसरे का कुछ कर दिखाने का चांस जो है उसको खराब कर देना। Ravindra has left the friends meeting saying that he has a bigger fish to catch to cook. बोल रहे हैं कि रविंद्रा ने अपने दोस्त की जो मीटिंग थी उसको छोड़ दिया, ये कहते हुए कि मेरे को एक बड़ी मछली पकड़ के पकानी है। तो एक्चुअली बड़ी मछली पकड़ के पकानी नहीं है, एक इडियम है जो कि क्या कहता है कि मुझे आई हैव अ बिगर फिश टू कैच या आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, ठीक है, जिसका मतलब है कि मुझे इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक काम है जो मुझे करना है, ठीक है। मैं समझता हूँ ये मीटिंग इम्पॉर्टेंट, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है। तो he has mutton to cook, he has bigger fish to fry, option B is correct. Due to the weather forecast that it is going to rain heavily here, all the arrangements are in turmoil. बोल रहे हैं क्योंकि वेदर फोरकास्ट हुआ है कि भाई यहाँ पे बहुत तेज बारिश होने वाली है, तो सारे जो अरेंजमेंट्स हैं अब टर्मोइल का मतलब है अस्त व्यस्त हो गए हैं, उथल पुथल हो गए हैं, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हमें बताना है, पीस, मतलब शांति से हो रहा है, तो पीस बिल्कुल करेक्ट है। एक तरफ तो आप बहुत ही परेशानी में, हड़बड़ी में उथल पुथल मचा रहे हैं, इधर से उधर टहरे, दूसरी तरफ आप शांति से बैठे हैं, ठीक है, देखते हैं होता है जो। सो ऑप्शन ए पीस इज करेक्ट। कमोशन, कमोशन मतलब हलचल, फस मतलब हंगामा, अप्रोर मतलब कोलाहल, हलचल, ठीक है। सो ऑप्शन ए पीस इज करेक्ट। Could you please tell me which movie you would like to watch tonight? अब जो ये स्टेटमेंट चल रहा है, could you please tell me which movie, तो which movie you may wish to scroll tonight, ये तो नहीं फिट बैठ रहा है यहाँ पे। you have desire to see, ये भी यहाँ पे फिट नहीं बैठ रहा है। you are wishing to watch, सी बिल्कुल करेक्ट है, इस स्टेटमेंट के साथ में बिल्कुल फिट बैठ रहा है, you are wishing to watch tonight, ठीक है। The author's recent bout, अब इसमें क्या करना है हमें, फैसिलिटेटेड का हमें एंटोनिम बताना है। फैसिलिटेट करना मतलब किसी की मदद करना, सहायता करना, कुछ चीज कोई काम कर रहा है तो उसको स्मूथ बना देना, ठीक है। तो ऑथर्स रीसेंट बाउट ऑफ राइटर्स ब्लॉक हैड हिंडर्ड मतलब रुकावट पैदा करना, हर टिपिकली प्रोलिफिक आउटपुट ऑफ नॉवेल्स। तो हमें समझ में आ रहा है कि फैसिलिटेट का मतलब होता है सहायता करना, सुगम बनाना, हिंडर्ड मतलब होता है रुकावट पैदा करना। तो एंटोनिम क्या होगा स्टेटमेंट से, हिंडर्ड। ऑप्शन बाउट प्रोलिफिक हिंडर्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट। द सोल्जर्स मेट अ fearless डेथ फाइटिंग ऑन बिहाफ एट हिज कंट्री। बिहाफ एट हिज कंट्री नहीं आता, ऑन बिहाफ ऑफ हिज कंट्री होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, सोल्जर मेट अ fearless डेथ, नो एरर, फाइटिंग ऑन बिहाफ एट की बजाय ऑफ हिज कंट्री, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ही बिकेम अ टीटोटैलर आफ्टर विटनेसिंग द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहल ऑन हिज फ्रेंड। टीटोटैलर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो शराब को कंज्यूम करने से बचता हो या नहीं पसंद करता हो या नहीं करता हो, ठीक है। तो वो बिल्कुल ही शराब से दूर भागने लगा जब उसने देखा कि उसके दोस्त के ऊपर शराब पीने के क्या दुष्परिणाम हुए, ठीक है। सो समवन हु डज नॉट कंज्यूम एनी अल्कोहलिक ड्रिंक, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
करेक्टली स्पेल्ड बताना है, वर्ड बताना है कॉन्करेंटली, डबल आर आएगा कॉन्करेंटली। स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी की स्पेलिंग भी इनकरेक्ट है। एफिशिएंट, एफिशिएंट बिल्कुल करेक्ट है। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी नहीं होता, प्रोडक्टिविटी होता है। सो ऑप्शन सी एफिशिएंट इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। प्रोसीजर करेक्ट है। प्रोसेशन करेक्ट है। प्रेस्क्रिप्शन। पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज मतलब कि जो एक तीर्थ यात्रा होती है ना, लंबी दूरी की यात्रा जो होती है तीर्थ यात्रा, उसको बोलते हैं पिलग्रिमेज। PILGRIMAGE, पिलग्रिमेज। ठीक है, ये होते करेक्ट स्पेलिंग। ऑप्शन डी इज करेक्ट क्योंकि स्पेलिंग इसके क्या है, इनकरेक्ट। This type is the quiet and most efficient style of humidifier. ह्यूमिडिफायर क्या होता है, जो घर के अंदर में ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए, थोड़ा सा मॉइस्चर रिटेन करने के लिए जो चीज लगाई जाती है उसको बोला जाता है ह्यूमिडिफायर। अब हमें इसको सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन में बताना है। तो मोस्ट एफिशिएंट तो बता रहा है कि सुपरलेटिव है, सबसे ज्यादा है, बट क्वाइट यानी कि खामोश काइंड ऑफ। एक होता है ना कि एसी बड़ी आवाज करते हैं, एक तो विंडो एसीज होते हैं कई जो पुराने जमाने के, वो बहुत आवाज करते हैं, बट अब रिसेंटली आगे आगे जो आ रहे हैं वो क्वाइट एसीज आ रहे हैं, लोग प्रेफर कर रहे हैं जिनकी आवाज नहीं होती इतनी ज्यादा। सो कि ये जो टाइप है ये बहुत क्वाइट है। तो अब हमें इसको मोस्ट क्वाइट में बताना है कि सबसे ज्यादा क्वाइट है। तो क्वाइट का सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, क्वाइटेस्ट, राइट। सो दिस टाइप इज द क्वाइट एंड एफिशिएंट। ये तो सुपरलेटिव डिग्री नहीं हुआ, नो चेंज। दिस टाइप इज द क्वाइटेस्ट एंड मोस्ट एफिशिएंट स्टाइल ऑफ ह्यूमिडिफायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट क्योंकि क्वाइटेस्ट भी सुपरलेटिव है और मोस्ट एफिशिएंट भी सुपरलेटिव है। It is hard to draw clear lines of dash between work and leisure. आपको बोलते हैं ना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखो, उसके बीच में उन दोनों को मिक्सअप मत करो। तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में एक जो बारीक सी लाइन ड्रॉ कर रही है उसी के बारे में बात की जा रही है कि ये बहुत मुश्किल है एक क्लियर लाइन बनाना, क्लियरली डिवाइड करना अपने काम को और अपने लेजर यानी कि जो आनंद का समय होता है, प्लेजर टाइम होता है, फैमिली वाला टाइम होता है, उसके बीच में एक लाइन ड्रॉ करना। देखा होगा अपने कई लोग 9 to 5 की जॉब में 7-7, 8-8 बजे तक बैठे रहते हैं, तो वो अपनी फैमिली को क्या टाइम देंगे, राइट। क्योंकि 9 बजे ऑफिस पहुंचे हैं तो यानी कि घर से 8 बजे तो निकले होंगे, और दिल्ली जैसी जगह पर रह रहे हैं तो 7 बजे तो निकले होंगे घर से। तो 9 to 5 की जॉब करने के बावजूद भी इतना टाइम आप डिपेंड कर रहे हो, तो आपने मतलब एक क्लियर लाइन नहीं ड्रॉ करी बीच में कि मेरे को कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे मैं अपनी फैमिली को दूंगा, उसके बीच में लाइन नहीं ड्रॉ करी। सो उसके बारे में बात की जा रही है। डिवीजन, कॉम्प्रिहेंशन मतलब व्यापक तौर पे, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे फिट नहीं बैठा। डिमार्केशन, डिमार्केशन क्या होता है, डिवाइड करना, लाइनिंग बनाना, ठीक है, जो बाउंड्री होती है ना वो डिफाइन करना। तो यहाँ पे हम बाउंड्री डिफाइन करने की बात कर रहे हैं। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। The neighbor's words always tantalize us. Tantalize का सिनोनिम बताना है। tantalize का मतलब होता है ललचाना, भ्रमित करना, तरसाना किसी चीज के लिए। मतलब आपको कोई चीज दिखा दी, जो आपके नेबर हैं उन्होंने आपको बोला कि देखो मैंने इतना टेस्टी केक बनाया। अब आप हो फूडी, आपको केक देख के मन में तो आ गया, लेकिन उसने आपको दिया नहीं खाने के लिए, तो वो क्या करेगा, आपको ललचा गया एक किस्म से। तो जो नेबर के शब्द हैं वो हमेशा ललचाने वाले होते हैं, अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। अब इसका सिनोनिम क्या होगा, पैसिफाई। पैसिफाई मतलब शांत करना। प्रोवोक मतलब उकसाना, ललचाना। मिसगाइड, मिसगाइड मतलब भ्रमित करना, ठीक है, भुला देना। और डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब दिशा देना। तो यहाँ पे ऑप्शन बी प्रोवोक इज करेक्ट। पैराजंबल का क्वेश्चन है। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि पैराजंबल के क्वेश्चन जो है वो अरेंज करना उसको नहीं समझ में आ रहा। चलो ये तो छोटा स्टेटमेंट है। जब बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं ना, आपको बच्चे किसी दूसरे कैंडिडेट ने आंसर भी दिया है कि आप जो बेसिक फॉर्म है कि स्टार्टिंग पैराग्राफ जो होगा, किसी भी पैराग्राफ की स्टार्टिंग होगी वो एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होगा, राइट। तो आप उसको पकड़ो, फिर उसके बाद में आप नाउन प्रोनाउंस के रिलेशन को पकड़ो कि फर्स्ट स्टेटमेंट में नाउन होगा, उसके बाद वाले स्टेटमेंट में इस नाउन से जुड़े हुए क्या होंगे, प्रोनाउंस होंगे। तो प्रोनाउंस कभी भी फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये कुछ नियम हैं जो आपको पकड़ने हैं। अब कहीं पे कोई स्टेटमेंट दी गई है और आगे एंड लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि ये एंड वाला स्टेटमेंट पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके आगे जो स्टेटमेंट इसको कंप्लीट कर रहा होगा वो पहले आके एंड बाद में थोड़ी आएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ लिंक्स बनते हैं।
प्लेजर, फन एंड लग्जरी। अब हमें इससे पता चल रहा है कि प्लेजर, फन और लग्जरी क्या आगे क्या करना चाह रहे हैं, नहीं पता चल रहा ना। इन लाइफ, हमारे जीवन में, मोर देन एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज से ज्यादा, मॉडर्न इंडियन यूथ सीक। अब सीक मतलब चाहता है, ढूंढता है, ठीक है। तो क्या ढूंढता है वो, कि मॉडर्न जो आजकल का इंडियन यूथ है वो ढूंढता है, क्या ढूंढता है, प्लेजर, फन एंड लग्जरी इन लाइफ मोर देन एनीथिंग एल्स। कि वो क्या ढूंढता है, प्लेजर, फन और लग्जरी ढूंढता है अपनी जिंदगी में किसी भी और चीज के अलावा, ठीक है। आपने देखा होगा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनने पे लगे हुए हैं लोग, दिमाग चाहे कुछ भी नहीं हो पर अंट शंट अटरम शटरम कुछ भी। आजकल यूट्यूब पे जो फैमिली व्लॉगर्स जो थोड़े गांव के, उनमें एक बड़ा क्रेज है, 2-2 3-3 शादियां करके बैठ जा रहे हैं, फिर बेबीज पैदा करने का क्रेज है। यार वो इतने छोटे छोटे से बच्चे लगते हैं, 12 14 15 साल के वो बच्चे लगते हैं और गर्लफ्रेंड्स बना के घूम रहे हैं। क्या है ये, होड़ है कि हमें फन चाहिए, लग्जरी चाहिए। दूसरे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी लाइफ को देख के सोचते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी फेमस हो जाएंगे, बस, और कुछ नहीं है। आज से 5-10 साल बाद जाके क्या देखेंगे वो, और जिनके अभी 12-13 तो खैर जल्दी बोल रही हूँ मैं, लेकिन लगते नहीं है वो इससे ज्यादा के 14-15 साल होगा, ज्यादा से ज्यादा 17 साल के होंगे। इसी एज में जिनके बच्चे हो रहे हैं, वो क्या, उनकी समझ क्या है खुद को, उनको पता नहीं है कि लाइफ में करियर कितना इंपॉर्टेंट है, क्या उनको करना है ना। तो ये चीज़ है कि मॉडर्न इंडियन यूथ जो है वो आज की डेट में प्लेजर, फन और लग्जरी को ज़्यादा अहमियत दे रहा है बजाय कि और किसी चीज़ के। सो डी हमारा फर्स्ट है पार्ट, ए सेकंड पार्ट है। अब डी देखो कहाँ पे, जहां पे देखो पहले पता चल गया कि डी फर्स्ट पार्ट इसमें आ रहा है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, DACB। क्लीन इंडिया मिशन इज वन ऑफ द मोस्ट डैश एंड पॉपुलर मिशन। हिंदुस्तान का जो क्लीन इंडिया मिशन है वो सबसे ज्यादा एम्बिशियस हो सकता है, मोस्ट एम्बिशियस हो सकता है, मोस्ट प्रोमिनेंट हो सकता है, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा पॉपुलर मिशन है टू हैव टेकन प्लेस इन इंडिया, जो कि हिंदुस्तान में अभी तक किया गया। दिस मिशन इंक्लूड्स अ रिवॉर्ड टू अ स्टेट एंड अ सिटी। इस मिशन में एक स्टेट और एक सिटी को रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। दिस एनकरेजेस एवरी सिटीजन टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन। इसके वजह से क्या होता है, हर एक सिटीजन को ये लगता है कि मुझे अपने आसपास को साफ सुथरा बनाना चाहिए, उसको ये प्रेरणा मिलती है। दिस क्लेनलीनेस कैंपेन वॉज डैश बाय द इंडियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल। ये जो क्लेनलीनेस प्रोग्राम है, कैंपेन है, ये चलाया गया हो सकता है, इंट्रोड्यूस किया गया हो सकता है, लागू किया गया हो सकता है इंडियन सरकार द्वारा नेशनल लेवल पे लागू किया गया, यानी कि पूरे देश भर में लागू किया गया। डैश ऑल द रूरल टाउन्स एंड अर्बन सिटीज, सभी रूरल टाउन्स में भी और अर्बन सिटीज में भी। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू स्प्रेड अवेयरनेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस। इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये जागरूकता फैलाए कि क्लीनलीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, उसका क्या महत्व है, क्यों करना चाहिए, इस सब के ऊपर जागरूकता फैलाए। Slogans are written on the banners and pictures are painted in the very attractive manner to evoke the feeling of cleanliness। बोल रहे हैं बैनर्स के ऊपर स्लोगन्स लिखे गए हैं, पिक्चर्स पेंट की गई हैं बड़े अट्रैक्टिव तरीके से, जिससे कि ये जो क्लीनलीनेस की फीलिंग है उसको जागरूक किया जाए, उसको उजागर किया जाए, उसको पैदा किया जाए। After that, a major objective was to teach citizens to dash off waste mindfully। और उसके बाद में जो बड़ा एक चुनौती थी, बड़ा एक जो कार्य था वो ये था कि लोगों को ये सिखाया जाए कि कैसे शायद सेग्रीगेट करने की बात की हो रही होगी कि कैसे कचरे को माइंडफुली सोच विचार करके डिवाइड किया जाए, एंड टू प्रोवाइड बेसिक डैश फैसिलिटीज, और बेसिक क्लीनलीनेस फैसिलिटीज हो सकता है, हाइजीन फैसिलिटीज हो सकता है। फॉर दिस वेट एंड ड्राई डस्टबिन्स आर केप्ट बाय एवरी सिटीजन वेदर इट इज होम और ऑफिस। एक ऐड देखी होगी ना कि वो बच्चा डस्टबिन में बैठ जाता है, फिर सारा न्यूज मीडिया सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं कि बेटा डस्टबिन में क्यों बैठा है, फिर वो बोलता है कि आप लोग अगर कचरा सेपरेट करके नहीं डाल लोगे तो मेरा फ्यूचर भी तो डस्टबिन में जा रहा है। तो वो भी एक कैंपेन था कि लोगों को सिखाना कि भाई गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग रखना चाहिए, अलग अलग डस्टबिन बनाए गए हैं उसके लिए। तो इसके लिए क्या किया गया, वेट और ड्राई डस्टबिन रखे गए लोगों द्वारा अपने घरों में और ऑफिसेस में।
सबसे पहला है क्लीन इंडिया मिशन इज वन ऑफ द मोस्ट डैश इनसिग्निफिकेंट, यानी कि गैर जरूरी, मीनिंगलेस जिसका कोई महत्व नहीं है, मीनिंग नहीं है, सिग्निफिकेंट बड़ा ही महत्वपूर्ण, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब दर्शाने वाला, दिखाने वाला, सो यहाँ पे सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण और पॉपुलर मिशन था। दिस क्लीनलीनेस कैंपेन वॉज डैश वॉज गवर्न्ड मतलब संचालित किया जा रहा है, तो किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, गवर्न्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट एट द नेशनल लेवल डैश। अब क्या होगा इसके अंदर, शामिल होंगे ना रूरल एरियाज, तो एनकम्पसिंग मतलब समेहित करना, समेटना, शामिल करना, किस किस को, रूरल टाउन्स एंड अर्बन सिटीज। ऑप्शन ए इज करेक्ट। After that, a major objective was to teach citizens to dash off waste mindfully. तो क्या करना है यहाँ पे, शो ऑफ करना है वेस्ट को, डिस्टर्ब करना है, डिस्पोज करना है यानी कि नष्ट करना है, डिस्पोज करना है। सो ऑप्शन सी, डिस्पोज ऑफ वेस्ट माइंडफुली एंड टू प्रोवाइड बेसिक डैश, बेसिक क्या प्रोवाइड करना है, सैनिटेशन फैसिलिटीज यानी कि स्वास्थ्य संबंधी, स्वच्छता संबंधी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करना। सो ऑप्शन ए सैनिटेशन इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल और यूज़र फ्रेंडली ऐप है। हज़ारों लाखों बच्चे जो हैं इस ऐप का फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ऐप जो है आप सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, उसमें आप 1 क्लिक पे अपना सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।